ना तो हर वीक पे चलता ही रहता है, हमारी इन्वेस्टर मीट होती है और उसके बाद सिलीगुड़ी और कोलकाता ये सारी जगह भी ट्रैवल करना है, तो कंटिन्यूटी रहेगी। इसीलिए इंडियन होटल पे बिल्कुल फोकस रहता है कि जिस तरीके का टूरिज्म देखने को मिला है, तो हमें लगता है ये सेक्टर तो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, इसीलिए इंडियन होटल पे हम बुलिश भी हैं। देखिए धनी का मूड कर रहा है यार, सब लोग जा रहे हैं, हमें भी प्लान बनाना चाहिए बहुत। धनी आप ऐसे यही सोच रही हैं लग रहा है, कौन सा डेस्टिनेशन है आपके माइंड में? जी बिल्कुल, मैं भी कुछ देर पहले अभी लंच पे हम वही डिस्कस कर रहे थे कि कनाडा का प्लान बनना चाहिए, क्योंकि काफी सारे दोस्त अब कॉलेज के बाद कनाडा मूव हो चुके हैं, तो वही का चक्कर मारा है। एक बार दोस्तों से मिलना हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा। बट विंटर तो ना जाइएगा। हाँ एग्जैक्टली, फ्रीजिंग होता है ना, फ्रीजिंग एब्सोल्युटली। शायद 3 महीने ऐसा समय रहता है कनाडा में, लोग बाहर ही नहीं निकलते, ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी माइनस में चला जाता है। मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं। जो है वो नवीन फ्लोरिन में है। वहां पे अगर हम देख रहे हैं तो हमने काफी 1-2 दिन में इसके अंदर सेल ऑफ देखा है, बट आज की जो कैंडल बनी है और कल की जो कैंडल थी उसके अगर हम लोज देख रहे हैं तो वो लोज हमने जो 13 दिन का एक कंसोलिडेशन बीच में बनाए हैं, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया है। उन्हीं लोज के पास हमें एक 50 पीरियड का एवरेज का भी सपोर्ट वहां पे मिल रहा है। तो नवीन फ्लोरिन में करंट लेवल से बाय की एक रिकमेंडेशन बनती है। इसमें ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स है, तो फर्स्ट टारगेट हम 4615 का लेके चल रहे हैं। उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली इसमें ऊपर की तरफ हम वापस से 4810 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका जो रहेगा, तो स्टॉप लॉस आप 4330 पे लगाइएगा। दूसरा जो यहाँ पे बनता है वो क्रॉम्पटन का काउंटर है। क्रॉम्पटन में भी अगर हम देख रहे हैं तो डेलीज पे अगर देखें तो एक राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल हम चैनल की बॉटम पे आज ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। इसका अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमें एक 50 और 200 का गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल चुका है। तो क्रॉम्पटन में करंट लेवल से बाय की अपॉर्चुनिटीज बनती है। ऊपर की तरफ में चैनल का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस वहां पे मिल रहा है वो हमारा टारगेट रहेगा 432 का यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। तो स्टॉप लॉस है तो 390 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। सीजी कंज्यूमर और दीपक नाइट्रेट, ये 2 पिक्स रहेंगी यहाँ पर ध्वनि की। राजेश जी की भी पिक समझ लेते हैं कि वो इस वक्त किस पर बेट कर रहे हैं, उनके कौन से होंगे आज के ट्रेडिंग आइडियाज। राजेश जी आपके क्या होंगे ट्रेडिंग आइडियाज? अच्छा, राजेश अपने आइडियाज दे चुके हैं, लेकिन इस बीच बाजार उन्हीं लोस के पास आप फिर से देख रहे हैं जिन लोस के पास कल बंद हुआ था। 17,060 16-17 पॉइंट्स पर बंद हुआ था और अब आप उन्हीं लेवल्स पर फिर से वापस आ गए और बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट 250 अंक नीचे है। तो दबाव तो है, प्रेशर इनफैक्ट फ्लैट हो गया अब तो निफ्टी, तो प्रेशर तो है आपको इन लेवल्स पर। और हम फिर से देख रहे हैं कि इंडिया विक्स जो है वो अब भी 20 के ऊपर ही है। तो जब तक 20 के ऊपर इंडिया विक्स रहती है तो पेन तो दिखेगा आपको शॉर्ट टर्म में। देखिए आज बहुत सरप्राइजिंग बात प्रियंका ये है कि आप देखिए 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। राजेश जी आप कैसे देखते हैं इस डेटा को? यूएस फ्यूचर्स तो बहुत तबीयत से ऊपर है, यहाँ बैंक निफ्टी नेगेटिव में आ गया, ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स? तो अजय जी देखिए, हमारे यहाँ वो है इशू है आरबीआई पॉलिसी, दूसरा फिर हमारे पास एक्सपायरी का वीक है। और जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है तो एक्सपायरी के पहले 17,300 एक मेजर सप्लाई जोन रहेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स ने काफी एग्रेसिव पोजीशन 17,100 200 17,300 ये सारी स्ट्राइक पे बनाते हुए दिखे, तो ये एक प्रेशर का काम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि जरूर यहाँ पे अगर 17,300 के लेवल क्रॉस होंगे तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनते हुए दिख सकता है, लेकिन अगर ये एक्सपायरी के पहले होता है तो काफी अच्छा शार्प अप मूव भी बनते हुए दिख सकते हैं। पर हमें लग रहा है कि जिस तरीके के डेटा यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं तो नीचे में सपोर्ट तो 16,900 के आसपास जरूर कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं पुट राइटर, बट हायर साइड पे अभी भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन आज के सेशन में भी 17,100 17,200 और 300 ये तीनों स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव राइटिंग की है। तो यहाँ पे जब तक अनवाइंडिंग के ट्रेड नहीं होंगे हमें लगता है थोड़ा प्रेशर, जो भी छोटे मोटे पुलबैक जो बन रहे हैं वहां पे वापस से सप्लाई आते हुए दिखेगी और ये ट्रेड सेटअप हमें लगता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पे और प्ले आउट होते हुए दिखेगा, जब तक कि एक्सपायरी के रोल ओवर के डेटा वहां पे अपना पोजीशंस नहीं बनते हुए दिखते। तो हमें लग रहा है रोल ओवर एक्शन के बाद ही यहाँ पे ईज ऑफ होते हुए दिखेगा हायर साइड के रेजिस्टेंस। ओके,
चलिए ये राय इस वक्त मिलती हुई दिख रही है इंडेक्सेस पर। ऑफ कोर्स अजय, जिस तरह से इंडिकेशंस मिल भी रहे हैं, आज सुबह हमने इंडिकेट किया था कि सिचुएशन जो है संभलती दिख सकती है, लेकिन इस वक्त वॉलेटिलिटी एक तो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और दूसरा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी मंथली एक्सपायरी और आज शाम को यूएस फेड की कमेंट्री, ये तीनों एक हफ्ते में है। और दूसरा एक फ्लश फॉल जो है, जैसा कि कुणाली बताए गए, जो 3800 के आसपास या 37,500 तक निफ्टी बैंक को ले जा सकता है और आपके निफ्टी को शायद 16,500 तक ले जा सके, उसको रूल्ड आउट नहीं है। और उससे ना बुल्स की कमर टूटेगी, जहां कमर टूटेगी तब रिवर्सल के चांसेस आएंगे। चलिए, तो ये सारी बातें और साथ ही त्योहारों की बातें, और जहां वर्ल्ड टूरिज्म डे पर हम लगातार राजेश जी, कुणाल, उन सबसे जिस तरह के इंडिकेशंस, जिस तरह के स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस लगातार ले रहे हैं, रेलवे टूरिज्म सेक्टर है जो कि काफी हद तक एक्शन में है और इस सेक्टर पर भी फोकस है। इस सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी से भी हमने बातचीत की है, जिसकी टेकअवेज जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच ध्वनि, आपसे कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। एसबीआई कार्ड्स, आज इस स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आ रहा है और इस स्टॉक को हम लगातार टैप भी कर रहे हैं। स्टॉक में मूवमेंट भी अच्छी है। ब्रोकरेज के अपग्रेड्स के बाद एसबीआई कार्ड में अच्छी तेजी आती हुई दिखी। करीब 3% के अपमूव्स हमने देखे। क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, वहीं हमने देखा मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी ओवरवेट रेटिंग है। एसबीआई कार्ड का स्टॉक जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत है और टेक्निकली भी लगातार हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। आपकी राय क्या होगी? एसबीआई कार्ड का स्टॉक स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें 910 का एक लेवल बन रहा है, जो हमें, क्योंकि जो प्रीवियस डे की हम यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं तो उसका एक वहाँ पे ओपन हाई और 912 तक के हमें एक हाई फॉर्मेशन मिला है। क्रॉस करना यहाँ पे किसी भी लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए जरूरी होगा, क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर का जो ब्रेकडाउन होता है वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी नजर वही रहेगी, अगर 910 के ऊपर ये स्टॉक चलता है तो हम इसमें कोई भी एक लॉन्ग साइड की पोजीशंस ले सकते हैं, वरना यहाँ पे एक रेंज सा बन रहा है, क्योंकि 50 और 200 पीरियड की एक मूविंग एवरेज है, उसके बीच ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर 910 का रेंज है और नीचे की तरफ में अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो 880 का लेवल है। इस लेवल के बाहर ही इसमें किसी भी एक लॉन्ग या शॉर्ट साइड के ट्रेड्स इनिशिएट करे जा सकते हैं। और राइट, ये तो एसबीआई कार्ड पे राइट का मार्केट शेयर बढ़ा है, इनके परफॉर्मेंस नंबर्स पिछले मंथ के भी स्ट्रॉन्ग आए और हम लगातार देख रहे हैं कि ये ट्रेंड इंटैक्ट है। चलिए, लेकिन इस बीच आईआरसीटीसी की सीएमडी रजनी हसीजा जी, जिसे जब हमने खास बातचीत की, समझने की कोशिश की कि वो फेस्टिवल सीजन में इस वक्त कितनी डिमांड देख रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा साबित हो रहा है ये सीजन, तो उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। लखनऊ से थाईलैंड का एक पैकेज है और हमारी जो लग्जरी ट्रेनें हैं वो सब ट्रैक पर आ गई हैं और जल्दी लग्जरी ट्रेन के जो है रोड शोज वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म दोनों खुल गए हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म में हम स्वदेश दर्शन ट्रेनें जो हैं बहुत ही तेजी से बेच रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि टूरिज्म में जो पिछले क्वार्टर में हम लोग पिछले क्वार्टर से हमने प्रॉफिट रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, तो ईश्वर ने चाहा और ये सीजन जो कि नवंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक अच्छा सीजन माना जाता है टूरिज्म के लिए, so it is going to be bonanza for everyone in the tourism industry. ओके, तो चलिए आईआरसीटीसी पर हमने यहाँ पर रजनी हसीजा जी से उनकी राय, उनके पैकेजेस, इस वक्त जिस तरह से ट्रैवल ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उस पर विस्तार से बातचीत की और उनको तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छे ट्रैवल के डिमांड, जो कि पेंट अप डिमांड के तौर पर बढ़ेगी, उसके एक इम्पैक्ट कंपनी के कारोबार पर आता दिखेगा। लेकिन चलिए, इसी कड़ी में आगे हमने थॉमस कुक के मैनेजमेंट को भी जोड़ने जा रहे हैं। थॉमस कुक के मैनेजमेंट से टूरिज्म सेक्टर में कितनी आगे ग्रोथ है, ग्रोथ को लेकर उनके आउटलुक क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ थॉमस कुक के रोमिल पंत जुड़ गए हैं। रोमिल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर और बहुत ही अच्छे दिन, अच्छे समय पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे है इस साल का, यहाँ पर आधिकारिक सेलिब्रेशन यहाँ पर एज टूरिज्म होता हुआ दिख रहा है। और जब थॉमस कुक की बात आ रही है, आपका कारोबार किस तरह का अब तक दिखा है, क्योंकि जिस तरह के प्री कोविड सिचुएशन हमने देखी, कोविड के टाइम से रेस्ट्रिक्शंस देखा, उसके बाद अनलॉक का फेज और अब अच्छा खासा फेस्टिवल डिमांड आना तय है। क्या लगता है आपकी स्ट्रैटेजी आगे क्या है, किस तरह की डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नमस्कार, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं और विश्व वर्ल्ड टूरिज्म डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं थॉमस कुक की ओर से। थॉमस कुक, जैसा कि आप जानते होंगे, भारतवर्ष का सबसे बड़ा ट्रैवल समूह है
और हमारे जो आकलन कह रहा है वो उसके हिसाब से ट्रैवल ट्रेंड इस समय बहुत स्ट्रांग है। 2023 है हमारे हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रही है ऑलरेडी इस समय। आगे है पिछला तो जो था वो रिकवरी हो रही थी, लेकिन अब पूरी तरह मार्केट खुल चुकी है, डोमेस्टिक, घरेलू। और एक बार हम वापस से आपका ऑडियो फिक्स करके वापस लौटते हैं, कुछ तकनीकी डिफिकल्टी आ रही है। मीनवाइल आपको बाजार बता दें कि एक बार घूम गया है, सेल ऑन रैलीज आ रही है। 38,500 बैंक निफ्टी ने दे दिया, एक बार को छूट गया है वहां से, इस समय हम 38,300 पे चले गए। और बैंक निफ्टी वो तो रिलायंस क्योंकि उसमें है, और बैंक निफ्टी में रिलायंस नहीं है, रिलायंस 1.25% अभी भी हरे निशान में, इसकी वजह से निफ्टी उतना गिर नहीं रहा है, निफ्टी से फ्लैट है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप लेके आए, अगर ये रिलायंस भी यहाँ से 25 रुपए निकल जाता है तो आपको निफ्टी में भी जबरदस्त फॉल नजर आ सकती है, उसी तरीके से जैसे आज आपको बैंक निफ्टी में नजर आई। 200-225 पॉइंट तो नीचे है, बट आज का टॉप है 39,000, तो टॉप से 600 पॉइंट एक्चुअली नीचे है निफ्टी। इनफैक्ट रिलायंस के बाद अगर देखें आईटी पैक और एफएमसीजी प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। फॉर अ चेंज आईटी पैक इस वक्त देखें तो मिड कैप आईटीज और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स भी हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ पर अजय जो आप कह रहे थे आज सुबह की क्रूड की जो गिरावट है इससे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इस वक्त अगर देखेंगे क्रूड में और जो गिरावट दिखी थी वो वापस से अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट वॉलेटिलिटी अब भी इंटैक्ट है। पेंट स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स इसी के चलते चल रहे हैं। देखिए पेंट्स और ये सब पहले भी चल चुके हैं। जब बाजार गिरता है ना कस के, जैसा भी हो रहा है, अच्छा करेक्टिव फेज, तो ये क्रूड बेनिफिशियरी ज्यादा काम नहीं आते हैं, वो रेगुलर मार्केट में काम आते हैं, बुल मार्केट के फेज में। एक्चुअली बाजार में सब डिफेंसिव बेट्स ही चल रही हैं, सिर्फ एफएमसीजी और फार्मा, और ये पिछले हफ्ते से चल रहा है। बुधवार से अगर आपको याद होगा कि तभी से आप ये डिफेंसिव बेट्स देख रहे हैं, जब से ब्रिटानिया के जो अपग्रेड्स आए, ब्रिटानिया और एचयूएल दोनों पे, यस ब्रिटानिया एचयूएल, उसके बाद से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो एफएमसीजी पैक का तैयार हुआ। और फार्मा उससे पहले थोड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था, जब हम लोगों ने इंडिकेट किया था सन फार्मा से करेक्ट। सो इन स्पेसेस पे अगर तेजी अब भी बनी हुई है तो क्या मौके अब भी एंट्री पॉइंट ढूंढने के होने चाहिए ध्वनि, अगर किसी ने मिस किया हो। और क्योंकि पिछले हफ्ते आप वीकली गेनर्स देखे ना तो सारे गेनर्स को इरोड कर दिया फार्मा और डिफेंसिव बेट्स ने। मेजरली गेनर्स जो रहे हैं वो इन्हीं स्पेस से रहे हैं। इस हफ्ते का जब दूसरा दिन, और दूसरे दिन भी उसी तरह की मूवमेंट अब देख रहे हैं, क्या अब भी एंट्री पॉइंट्स नेस्ले, ब्रिटानिया या फिर फार्मा स्पेस जैसे काउंटर एबट इंडिया आप देखें लगातार 1-1.5-2% चल के पिछले 7-8 दिन में कम से कम 8-10% चल चुका है। क्या इन स्टॉक्स में अब भी एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे एक आईटी पैक से एक नाम है जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि जिसमें जहाँ पे हमें एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो HCL टेक का स्टॉक है। हम ओवरऑल आईटी पैक में देख रहे हैं कि एक गिरावट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे TCS के कंपैरेटिवली या फिर इन्फोसिस के कंपैरेटिवली अगर HCL टेक का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें नीचे की तरफ में एक सपोर्ट लेवल बहुत ही अच्छा बना हुआ है 890 के पास का। तो 890 के लेवल से HCL टेक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेके हमें एक अपवर्ड मूव देनी शुरू करी है। इसमें ऊपर की तरफ के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स जो बन रहे हैं तो यहाँ पे हमें 940 तक के अपवर्ड के टारगेट्स मिल रहे हैं, और इसके ऊपर ये इसके अंदर हमें और एक अपवर्ड रैली मिलेगी। बट एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हम पहला देख सकते हैं कि 940 तक का HCL टेक में ऊपर की तरफ का टारगेट आ सकता है। इसके अलावा अगर हम फार्मा स्पेस में यहाँ पे अगर एंट्री पॉइंट्स देख रहे हैं तो लैब्स जैसे लॉरस लैब्स है, लॉरस लैब्स का स्टॉक अगर हम यहाँ पे पुल करके आते हैं, या फिर उसके अलावा हम यहाँ पे लालपात लैब्स का भी स्टॉक देखते हैं, तो लालपात में हमें ऑलरेडी एक रैली विटनेस करने मिल चुकी है। उसी तरह इप्का लैब का भी यहाँ पे अगर हम स्टॉक लेके आते हैं तो उसके अंदर अभी भी जो रैली है वो बाकी है। तो इप्का लैब में भी हम यहाँ पे करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। उसके अंदर जो यहाँ पे हम टारगेट्स विटनेस करने को मिल सकते हैं, तो इप्का लैब के अंदर हमें ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स, तो चले यहाँ पर इप्का लैब पर भी अपनी राय, डॉक्टर लाल पैथ लैब और लॉरस लैब ऑफ हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस और लेबोरेटरीज में भी अच्छे एक्शंस नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आईटी पैक में HCL टेक्नोलॉजीज जो कि ध्वनि के रेडार पर है। रोमिल पंत थॉमस कुक से हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। रोमिल, टेक्निकल दिक्कत थी, ग्लिच था जिसके चलते हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। आप हमारे साथ आप हैं, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं आप अपनी पूरी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की जो बुकिंग्स देख रहे हैं
घरेलू डोमेस्टिक सेक्टर में और अंतर्राष्ट्रीय आउटबाउंड सेक्टर में बहुत अच्छी बुक डेस्टिनेशंस में यहाँ लोग पहले से प्लान करते हैं। कनाडा नियर टर्म में अगले 3 महीनों की डिमांड, खासकर ऑस्ट्रेलिया की बड़ी अच्छी डिमांड आ रही है वर्ल्ड कप की वजह से, मिडिल ईस्ट की डिमांड है वर्ल्ड कप फुटबॉल की वजह से, और कुछ ट्रेडिशनल फेवरेट्स हैं इंडियन मार्केट के अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर में। इंटरनेशनल में वो है साउथ ईस्ट एशिया विच इज सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड इत्यादि, दुबई, क्योंकि वहाँ मौसम अब ठीक होने जा रहा है, गर्मियां खत्म होने जा रही है। यूरोप इटर्नल फेवरेट है, और विद इन द कंट्री भारतवर्ष के अंदर जो लगभग सभी डेस्टिनेशंस बहुत अच्छी डिमांड पर हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है, पूरा भारतवर्ष बहुत ही अच्छे मौसम में आता है, तो डिमांड की इस समय कोई कमी नहीं है। और हमें लगता है कि हम 2019 वाला लेवल कुछ ही 1-2 महीने में पार कर लेंगे। रोमिल, एक ट्रेंड बीच में ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि बाहर इंटरनेशनली ओवरसीज ट्रैवलर्स को वीजा मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस का क्रेज, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे फ्लोज ज्यादा बढ़ गए थे। अभी फिलहाल आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? क्या अब इंटरनेशनल टूरिस्ट फिर से शुरू हो गए? क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अक्टूबर के ऑनवर्ड से सर्दी शुरू हो जाती है, तो वहां जाना लोग पसंद ज्यादा नहीं करते हैं। कैसे आपको कौन सी डेस्टिनेशन की तरफ ज्यादा ट्रेंड्स दिख रहे हैं? देखिए, यूरोप में वैसे सर्दी हो जाती है, लेकिन इस वर्ष चूंकि लोग गए नहीं हैं पहले, क्योंकि वीजा के कुछ चैलेंजेस थे, जैसा कि आपने कहा, यूरोप की भी डिमांड अच्छी है। दूसरी बात ये कि यूरोप में कुछ यूनिक चीजें होती हैं विंटर्स में, जैसे क्रिसमस मार्केट्स होती हैं या और कुछ अट्रैक्शन होते हैं, वहाँ भीड़ भी कम होती है इन दिनों में, इस वजह से भी डिमांड अब वापस आई है यूरोप की। इसके अतिरिक्त जैसा आपने पूछा कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस पॉपुलर हैं, ऑस्ट्रेलिया, जहां इस समय ऑस्ट्रेलियन समर शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की अब ऑस्ट्रेलियन समर है, तो ऑस्ट्रेलिया में मौसम बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका पॉपुलर है, इजिप्ट पॉपुलर है, टर्की पॉपुलर है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, जाने के लिए अच्छी जगह है, सब कुछ अवेलेबल है। और साउथ ईस्ट एशिया, दुबई, अबू धाबी इत्यादि तो वैसे भी पॉपुलर काफी है। तो इन सब जगहों के लिए डिमांड बहुत अच्छी है, और हम कोशिश कर रहे हैं सर्विस करें, जितनी ज्यादा डिमांड पूरी कर सके उतना अच्छा है हमारे लिए। कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, रहेंगे भी, लेकिन चैलेंजेस इज समथिंग, ऐसी चीजें जो हम ओवरकम कर लेते हैं अगर हम टाइम से प्लान करें और टाइम से सर्विस दें, तो इश्यूज ज्यादा कुछ नहीं आते कस्टमर्स को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोमिल, आज हमें समय देने के लिए और ये व्यू शेयर करने के लिए। खास वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हम एक रिएक्शन भी लेना चाहते हैं कि इस वक्त कैसे ट्रैवल ट्रेंड्स दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट इस वक्त आपको अच्छे मतलब अच्छे मूड में दिख रहे हैं ट्रैवल करने के, लेकिन इंडियन टूरिस्ट भी इंटरनेशनल जगहों पे, इंडियन टूरिस्ट भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे आता थोड़ा। आपने ध्यान दी, मैंने क्या कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर ट्रैवलिंग ट्रेंड्स या वॉल्यूम्स 2019 के लेवल पे आ जाएंगे, प्री कोविड लेवल पर। इतनी अच्छी डिमांड। लेकिन बाजार आज कुछ और मूड में है, बाजार इस वक्त नीचे घूमने के मूड में ही लग रहा है। अब 17,000 को ब्रीच किया है बाजार ने। क्या यहाँ पर टिका रहेगा और फर्दर फॉल आएगा या रिकवर हो जाएगा, इसको देखते हैं। लेकिन एक बार पहले वेरी क्विकली बीएससी के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। बीएससी 100 के जहां पर आपको बड़ा डेंट दिख रहा है, या फिर पिछले लास्ट 5 मिनट में आपको जहां गिरावट बढ़ती हुई दिखी है, तो इसमें कुछ स्टॉक्स जो रडार पर आ रहे हैं, उसमें पहला स्टॉक अंबुजा सीमेंट है, जो 6% की गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है, और पिछले 5 मिनट में इसमें कमजोरी बढ़ी भी है। हेवल्स इंडिया दूसरे कुछ काउंटर है। गोदरेज कंज्यूमर में आपको अब यहाँ पर हालांकि ये एक पॉजिटिव काउंटर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन सीमेंट स्पेस थोड़ा सा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ क्लियरली दिख रही है। दूसरे स्टॉक्स आपको जुबिलेंट फूडवर्क में वहां पर प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं। अगर यहाँ टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें आपको कंटेनर कॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो आप बीएससी के स्टॉक्स देख रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से पोजीशंस खरीदने का वक्त क्या होना चाहिए, क्या एक्यूमुलेशन के लिए क्या अब भी जल्दी है सीमेंट काउंटर्स में? राजेश, मैं आपसे शायद ये ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स इतने लुक्रेटिव लग रहे थे, और क्योंकि बहुत लोगों को एंट्री पॉइंट नहीं मिल पाया होगा, और अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर जहां ऑलरेडी 10-12% का मूव आ गया, डाउनसाइड मूव दिख गया होगा, क्या एक्यूमुलेशन के लिए अब भी वक्त है, या फिर इन लेवल्स पर भी स्टैगर वे में थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं? क्वालिटी स्टॉक्स को तो पिक करना ही चाहिए अगर बाजार में गिरावट इस तरह की दिखे तो। प्रियंका जी देखिए, सीमेंट स्टॉक में जरूर एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग देखी हायर साइड से, और सभी सीमेंट स्टॉक में एक करेक्शन हमने पिछले 4-5 सेशन में देखा।
लेकिन अगर हम ओवरऑल इनके लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो अभी भी सीमेंट स्टॉक के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट, एसीसी, इंडिया सीमेंट, ये स्टॉक की बात करें, इवन ग्रासिम की भी बात करें, तो ये स्टॉक्स में अभी भी लॉन्ग टर्म सेटअप इंटैक्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में करेक्शन के बाद भी अभी भी ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन करते हुए ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में निफ्टी में जो ये सप्लाई प्रेशर या थोड़ा सा जो वॉलेटिलिटी का ट्रेड कहीं थमते हुए दिखेगा तो हमें लगता है कि वहां पे वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। तो ग्रासिम हमें लगता है कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है ये करेक्शन में, और यहाँ से इसके लिए इमीडिएट जो स्टॉप लॉस बनता है वो करीब 1630 के आसपास बनता है। अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं अब तो यहाँ पे एक अच्छा अट्रैक्टिव एंट्री लेवल है। 1740 पहला लक्ष्य होगा और दूसरा लक्ष्य होगा फिर इसका 1770 के आसपास। अंबुजा सीमेंट में भी अगर हम बात करें तो जो करेक्शन हमने देखा है, काफी शार्प करेक्शन था पिछले 3-4 सेशन में। आज के सेशन में भी स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला जरूर था, लेकिन एक रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी। तो अंबुजा सीमेंट में हमारा व्यू ये है कि अगर ये 480 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वापस से अपमूव या पुलबैक का ट्रेंड बनते हुए दिख सकता है। और रिट्रेसमेंट में ये स्टॉक में 525 से लेके 530 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया वहां तक का मूव आते हुए दिख सकता है। 530 के बाद हमें लगता है एक शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। तो अभी हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट में 485 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 530 के टारगेट। राइट, आई जस्ट करेक्ट माई सेल्फ अजय, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि अंबुजा सीमेंट मुझे 6% नीचे दिखा रहा था, इट वाज जस्ट 1% डाउन। जी, अब 5 रुपए हुआ एक्चुअली, करेक्ट। बट ये सब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, राइट। 350 वाला ऑलमोस्ट 550 हुआ था, 450 तक तो आ ही सकता है, एक बार तक भी चला गया था, 600 तक गया था, 350 वाला। बट अब किसी को चाहिए नहीं ना अभी, उससे मोमेंटम ट्रेड करना था। बट अगर आप बाजार, अगर ये आप मानते हैं ध्वनि, इनफैक्ट राजेश से पूछते हैं कि बाजार 16,700 16,500 की पे नजर बनाए हुआ है, 37,800 38,000 पे बैंक निफ्टी नजर बनाए हुए है और प्रोबेबिलिटी है जाने की। तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, अदानी डील के बाद अंबुजा सीमेंट सब अदानी स्टॉक, ये देखिए आज ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट तो हो ही गया। तो यही सब स्टॉक्स तो लेने पड़ेंगे आपको, नीचे में लेंगे क्या आप? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स लेंगे? आपको लग रहा है वो लेवल्स आ सकते हैं इस वीक में, राजेश? तो बिल्कुल अजय जी, देखिए 16,900 टूटेगा तो जरूर 16,600-700 की तरफ निफ्टी खिसक सकता है। तो वहां पे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट तो बना रहेगा, क्योंकि 700-800 पॉइंट हायर साइड से जो करेक्शन होने के बावजूद भी अगर स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ता है तो ये क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी भी बनी हुई है और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो स्टॉक लाइक हम देखें तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है और सीमेंट स्टॉक है, एफएमसीजी स्टॉक्स है, ये सारे स्टॉक्स में अभी भी इस एडवर्स मार्केट में भी यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट में कहीं भी एक लेवल से जब मार्केट एक रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट करेगा तो ये सारे स्टॉक्स में वापस से एक आउट परफॉर्मेंस बनेगा और पुलबैक जो बनेंगे वो भी काफी शार्प होंगे, क्योंकि ओवरऑल इनके स्ट्रक्चर अभी भी डैमेज नहीं हुए हैं और टर्म शॉर्ट टर्म अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो सीमेंट स्टॉक में भी फोकस रखना चाहिए, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे भी फोकस होगा और हमें लगता है एफएमसीजी जो कि कहीं ना कहीं मार्केट एक वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो एफएमसीजी भी बहुत से स्टॉक्स है, एचयूएल हुआ, ब्रिटानिया हुआ, मैकडॉवेल हुआ, जुबिलेंट फूड हुआ, ये सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले दिनों में देखने को मिला है और हमें लगता है यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस वापस से प्ले आउट होते हुए दिखेगा जैसे ही मार्केट एक बॉटम बना के रिवर्सल का साइन देगा। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ नीचे के और लेवल्स तो दिखते हैं, ओपन हो रहा है बेस, इस तरह से लग रहा है। हालांकि अब फिर से 17,000 की तरफ भी बढ़ रहा है बाजार, देखते हैं, लेट्स सी कि आज इसे प्रोटेक्ट कर लेता है या नहीं। लेकिन इस बीच एक फंडामेंटल नजरिया भी ले लेते हैं। यूटीआई एएमसी के इक्विटी हेड अजय त्यागी, जब आज उनसे हम बात कर रहे थे और ये समझने की कोशिश करते कि वो इस वक्त मार्केट पर क्या व्यू बना रहे हैं, उनके लिए बड़े ट्रिगर्स क्या है, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सॉलिड इकोनॉमी है, हम ग्रोथ अच्छी है, हमारी पॉलिसीज फेवरेबल है, पॉलिसीज के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप नहीं देख रहे हैं और ये सब के चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं विदेशी निवेशक जो है हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरह सामने देख रहे हैं।
आखिरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे पिछले 8-9 महीने बहुत अच्छे निकले हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि अगले 8-9 महीने भी हम सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट की तरह सामने आएंगे। अगर आप मार्केट्स को पढ़ें तो 3-6 महीने या 9 महीने एक बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है किसी भी चीज के बारे में जजमेंट लेने का। इकोनॉमी जरूर मजबूत है। Can we be the best stock market in the next 9 months? I will not hazard my guess here, क्योंकि हमारा प्रीमियम compared to other emerging markets इस वक्त कहीं ज्यादा है। तो कुछ ना कुछ करेक्शन अगर आता है तो मैं उसको बहुत नेगेटिवली नहीं लूंगा, बल्कि मैं ये समझूंगा कि कमिंग बैक टू द एवरेज लेवल्स इज अ हेल्दी साइन। कंजम्पशन हमारे पोर्टफोलियो का हमेशा एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। ये केवल हाल फिलहाल की बात नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो को पिछले 3-5 साल भी स्टडी करें तो कंजम्पशन एक बहुत हमारे लिए कोर होल्डिंग रही है। इन्हीं कंजम्पशन स्टॉक्स में अगर आप देखें पिछले 8-9 महीने में अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स को ज्यादा पनिश किया गया है पिछले 8-9 महीनों में और वैल्यू स्टॉक्स के अंदर इतनी गिरावट नहीं देखी गई है, बल्कि मैं कहूंगा बढ़त देखी गई है। और क्योंकि ये बिजनेसेस मूल रूप से हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, निजी आय बढ़ेगी, स्पेंड जो है हाउस होल्ड्स का बढ़ेगा टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजम्पशन, जिसके अंदर होम इंप्रूवमेंट भी एक कैटेगरी है, जिसमें फूड एंड ग्रोसरी भी एक कैटेगरी है। तो मैं समझता हूं कि पर कैपिटा इनकम, निजी आय की बढ़त की वजह से कंजम्पशन ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर आने वाले दशक में अच्छे खासे मजबूत रहेंगे। और इस क्षेत्र में जो भी मजबूत कंपनीज हैं जिनका एक बहुत सॉलिड ब्रांड है, पोजीशनिंग है, मार्केट शेयर है, उसके चलते उनकी मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते उनके कैश फ्लो बहुत मजबूत रहते हैं, ऐसे व्यवसाय को हम हमेशा ढूंढते रहते हैं और उसमें निवेश करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो सब कंपनीज का नाम आपने लिया पिछले 8-9 महीने में उनमें अच्छी खासी एक गिरावट देखी गई थी, तो हमें लगा कि ये अच्छा समय है इनके अंदर अपना एक्सपोजर बढ़ाने का। ठीक है, आगे बढ़िए और हम बात करते हैं गैस स्टॉक्स की। IGL, MGL, ये स्टॉक्स जो है आज खराब बाजार में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आपको चार्ट्स पे अगर आप नजर आए ध्वनि, तो कहां पे आपको स्कोप नजर आता है यहां से भी? जी बिल्कुल, यहाँ पे 3 स्टॉक्स मेजरली जो हम फॉलो करते हैं। एक तो गुजरात गैस है, आपका IGL है, MGL है। तो अगर चार्ट वाइज हम यहाँ पे देखते हैं तो मुझे गुजरात गैस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे काफी बेटर लगता है एज कम्पेयर टू IGL और MGL, क्योंकि यहाँ पे जो हम फॉल भी देख रहे हैं तो हमें प्रीवियस फॉल इसमें जो दिखा है लास्ट 2 दिन में, उसके कंपेरेटिवली गुजरात गैस ने ऑलरेडी जो प्रीवियस डे के हाई रहते हैं उन्हें ब्रीच कर दिया है। तो स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे एक पहले देखने को मिल रही है। गुजरात गैस में फिर भी जो बुलिश साइड के ट्रेड्स रहेंगे वो हम 520 के लेवल्स के ऊपर इनिशिएट करेंगे, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है और करंट लेवल से अगर हम एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो नीचे जो रिस्क फैक्टर है इसका वो थोड़ा सा ज्यादा बन जाएगा। डेफिनेटली गुजरात गैस को एक रडार पे यहाँ पे रखना चाहिए। इसके अंदर जैसे ही एक अपवर्ड रैली आती है तो फर्स्ट लेवल्स जो अपसाइड के हमें मिल रहे हैं वो 540 के मिल रहे हैं। इसके ऊपर अगर हमें ये चलता हुआ दिखता है तो 575 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं, बट उसके लिए 520 का जो लेवल है वो एक डिसाइसिवली ब्रेक करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो कई स्टॉक्स में मूव है और इसी महीने में लगभग 20 से 25% मूव आपको पीछे के कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ही देखने को मिला। लेकिन एक बार इसके पीछे के रैशनल को समझ लेते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में आज जो तेजी दिख रही है, इस पर एक रिसर्च रिपोर्ट सौमित सरकार ने हमारे सहयोगी है उन्होंने बनाई है। पहले सौमित से ये रिपोर्ट समझ लेते हैं। सौमित, अगर आप देखेंगे तो पूरा CGD स्पेस जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, IGL, MGL और गुजरात गैस, सब में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। कंपनी स्पेसिफिक रीजंस है। IGL की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो 1 अक्टूबर से NCR और दिल्ली रीजन में जो डीजल जनरेटर्स है उनको बैन कर दिया गया है। अब आगे चलते या तो गैस बेस्ड जनरेटर्स ही यूज़ किया जा सकता है या तो हाइब्रिड जिसमें 70% गैस होता है 30% डीजल होता है, यही जनरेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके कारण सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर
2023 में आईजीएल के जो वॉल्यूम्स है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस, और इसी कारण आईजीएल में अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम गुजरात गैस की बात करें तो गुजरात गैस मेजरली इंडस्ट्रीज और कमर्शियल पर्पस के लिए गैस सप्लाई करता है, तो उनका जो मेजर गैस रिक्वायरमेंट होता है वो ओपन मार्केट से लिया जाता है। अब इसकी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट होती है 55% ऑफ जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस लिंक्ड है, मतलब अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो गुजरात गैस के लिए भी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और इसी के कारण उनका जो टोटल ओवरऑल ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ गैस है वो भी कम हो जाते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें तो एशिया स्पॉट गैस प्राइसेस जो है वो भी अपने पीक $70 पर MMBTU के पीक से अब वो नीचे आ गया है और करीब $38 पर MMBTU के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दो कारणों के कारण वजह से अगर हम देखें तो टोटल गैस कॉस्ट गुजरात गैस के लिए भी, MGL के लिए भी और IGL के लिए भी कम हो गया है आगे चलते। तो ये एक मेजर रीजन है जिस कारण हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छे खासे गेन्स दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो ओवरऑल गैस प्राइसेस एशिया में, यूरोप में और US में भी कम हो रहे हैं, जो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और उसी के साथ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि 1 अक्टूबर से जबकि APM गैस प्राइसेस रिवाइज होने की बात चल रही है उस समय इधर कोई प्राइस रिवाइज नहीं होगा या तो जो रिविजन होगा वो लोअर देन एक्सपेक्टेड होगा, और इसी कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आगे चलते मार्जिन्स में बेनिफिट मिल सकता है। और ये सारे रीजंस के कारण हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आज के ट्रेड में देखने मिल रहा है। राइट, अब 3 बज चुके हैं और संजीव जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, वॉलेटिलिटी तो बाजार में है, 17,000 का सपोर्ट अगर टूटता है तो नीचे की रेंज खुलेगी। आई नो आपका टोन, अंडरटोन और आपका जो व्यू है वो बुलिश ही रहता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस वक्त क्या करें? अगर यहां से 17,000 को हम नहीं प्रोटेक्ट कर पाते तो नीचे की रेंज आपको कहां तक शिफ्ट होती दिखती है? तो प्रियंका देखिए 2 दिन और वॉलेटिलिटी रह सकती है। आज आपने देख लिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया JP Morgan बॉन्ड फंड में भी डिलेड। These are all tactics to just create fear. Most of the ETF related selling may be done with. I am very sure such oversold markets can give you £100 discount, but I would first look for 17,500, 17,600, then we will take it. So I think there is 100 points downside and maybe 600 points upside, which can come, in the next 2 days itself, because the global markets are so heavily oversold. And secondly, आप इंडिया को प्रीमियम तो दोगे, साथ में I think the rupee and most of the other variables are built in. So I am very optimistic that with festive season and next week onward, a lot of the spending back, I think there will be much more sanity और ये volatility घटेगी। तो 2 दिन आपको बर्दाश्त करना है, stay put. There may be 100 points downside, but that won't. I think there is a 600 point upside first. So 17,500, 600 पहले आएगा rather than the downside. rather than 16,500, 600। तो उसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट तो नहीं की उन्होंने, लेकिन ये कहा कि पहले हम ऊपर जाएंगे। 100-200 पॉइंट का डाउनसाइड है, बेसिकली कह रहे हैं 1:4 है। 100-200 पॉइंट का डाउनसाइड, बट 500-600 पॉइंट का अपसाइड, 1:4। बट आपकी बाइंग लिस्ट कैसी नजर आ रही है संजीव जी? हाँ, तो अजय जी सुबह भी आपको अशोक लीलैंड कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ अशोक लीलैंड विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर। कल आपको अल्ट्राटेक और इंडिगो कहा था, आज के आउट परफॉर्मर्स हैं, बने रहिए। देखिए, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर को प्रॉफिट भी लेना है। कल टाटा पावर दिया था, वो 220 बिक गया, तो यू हैव टू कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन द सेंस। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो अशोक लीलैंड, टाटा पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो संजीव वसीम जी की लिस्ट में रहे। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, राइट। हेलो जी संजीव जी, बताएं आप अपनी कॉल बताएं। हाँ, कॉनकॉर लीजिए, मैं रिपीट करता हूँ, 685, 690 में लीजिए। This is the best logistic play as far as containers, and you are seeing that the China business is shifting to India with a very big vengeance, and now Euro 1 will also come. कॉनकॉर का भाव तो 4 फिगर में जाएगा, लेकिन अभी 780, 785 का भाव मुझे दिखता है, डाउनसाइड 670 का। दूसरा पिक है भारत फोर्ज, द थर्ड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन इंडिया, with a very big ascent on autos and on defense. 704, 705 में लीजिए, stop loss of 685, 670, 680, target of 750 which can come in the next 2 days.
तो यानी पोर्ट रिलेटेड काउंटर गुजरात पिपरवाट पोर्ट पहले दिया था, आज कॉनकॉर ऐड किया और भारत फोर्ज ऐड किया। चलिए शुक्रिया संजीव जी ये सारी पिक्स हमसे शेयर करने के लिए। सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। तो एक बार के लिए 100-150 पॉइंट के नीचे की तरफ अगर आपको पेन मिलती भी है, लेकिन आप एक उसके बाद आपको ऊपर की तरफ लेग मिल सकती है, ये संजीव सिंह जी का कहना है। ठीक है, यहाँ से मौके उन्होंने जो बताए हैं उसमें पोर्ट काउंटर्स में काफी एक्शन वो देख रहे हैं, और आज हमने देखा भी था एक अच्छी रिकवरी आपको अदानी पोर्ट्स में भी देखने को मिली थी। अदानी के दूसरे स्टॉक्स भी रिकवर हुए, लेकिन अदानी पोर्ट्स इस पर आपका क्या व्यू रहेगा राजेश? क्योंकि हमने देखा कि जितनी तेजी से ये स्पीड से 900 के ऊपर गया अदानी पोर्ट्स, और उसके बाद आज एक रिकवरी अटेम्प्ट तो की, लेकिन फिर उसके बाद सस्टेन नहीं हुआ। लेकिन पोर्ट काउंटर्स में कैसा एक्शन दिख रहा है आपको अभी? प्रियंका जी, अडानी पोर्ट को स्पेशली अगर बात करें तो स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है वो अपने ऑलमोस्ट ये अगस्त के लो के आसपास आके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो करीब यहाँ पे 835-830 के जोन में है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इस करेक्शन का। अगर ये 830 तोड़ेगा तो थोड़ा करेक्शन और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 800, बट हमें लगता है कि ओवरऑल जो इसके स्ट्रक्चर बने हुए उसके हिसाब से हम यहाँ पे बुलिश व्यू है। 780 इसके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा, कोई भी यहाँ से फर्दर गिरावट एक्सटेंड भी होती है तो अगर ये उसके जितना नजदीक मिलेगा वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा प्राइस पॉइंट होगा एंट्री करने के लिए। तो 780-785 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इस करेक्शन में। अगर ये लेवल नहीं वॉयलेट होते तो स्टॉक वापस से एक पुल बैक का ट्रेड या यहाँ से वापस अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है आगे आने वाले हफ्तों में। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, 780 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड में 870 का लेवल जैसी क्रॉस होगा तो स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा, फिर हमें 940-1000 तक के भी लेवल आएंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे अडानी पोर्ट में। बाइंग ऑन डिप्स की यहाँ पर रणनीति होगी। ये वैसे जिस तरह से बाजार में स्टॉक्स गिरते हैं सही में कि ऊपर जाने में तो सीढ़ियां होते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में करेक्ट। इसको भी देखिए जरा, हमारे लिए ट्रेड करके चीजें, इसमें से कुछ चीजें दिवाली के हो सकता है। विजय सेल्स को किस तरह से इस वक्त रिस्पांस दिख रहा है फेस्टिव सीजन का, ये मानसी ने एक बार समझने की कोशिश की। आइए उनके साथ एक खास रिपोर्ट देखें। और यहाँ मैं आप पहुंची हूँ विजय सेल्स में, वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक रिटेल जायंट, और फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल डिमांड कैसी नज़र आ रही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कैसे हैं, सब कुछ जानेंगे। और बताने के लिए हमारे साथ नन अदर देन विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नीलेश गुप्ता जुड़ गए। नीलेश, ग्रीटिंग्स ऑफ द सीजन टू यू। और त्योहारी सीज़न आ चुका है और त्योहारी सीज़न से ठीक पहले भी ट्रैक्शन नज़र आता है, और त्योहारी सीज़न में तो अलग ही अंदाज़ होता है लोगों का, कंज्यूमर्स का। आपकी एक्सपेक्टेशंस इस फेस्टिवल सीज़न से क्या है? मुझे लगता है मानसी के ये फेस्टिवल सीजन जो होगा ये 2 साल के बाद 2019 के बाद पहला ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे किसी को डर नहीं है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आके आज खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सीजन होगा। शायद पिछले, मैं कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद है पर्सनली कि ये शायद डेकेड फेस्टिवल ऑफ द डेकेड बनेगा। फेस्टिवल ऑफ द डेकेड, बिग वन। और आप सही कह रहे हैं क्योंकि इस बार पहली दफ़ा ऐसा होगा जब, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्शंस कुछ हद तक हटे ज़रूर थे, लेकिन एक डर था पैंडेमिक को लेकर। इस बार आराम से लोग अपनी फेस्टिवल बाइंग जो है वो कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में विजय सेल्स ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त व्यूअर्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने जा रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। सो देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर द कंज्यूमर्स कि पूरे साल डिस्काउंट्स वगैरह रहते हैं, स्कीम्स रहती हैं, पर दिवाली में आइसिंग ऑन द केक आ जाता है तो वो और एनहांस हो जाते हैं। तो इस बार भी हम देखेंगे कि फ्री गिफ्ट बहुत आएंगे, बड़े टीवी के साथ आपको साउंड बार्स मिलेंगे, देन कैशबैक्स काफ़ी रहेगा, 20,000 रुपये तक की कैशबैक्स के ऑफर्स रहेंगे ऑन क्रेडिट कार्ड्स। EMI ऑफर्स बहुत अच्छे रहेंगे, 24 महीने के EMI रहेंगे विदाउट एनी डाउन पेमेंट ऑन सर्टेन कैटेगरीज, गिफ्ट्स रहेंगे। तो ओवरऑल एक पैकेज जो रहेगा ना कंज्यूमर के लिए, मतलब वो निराश नहीं होंगे कि दिवाली शॉपिंग करना है, और ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ चीज़ें दिवाली के बाद नहीं रहेंगी। तो वो भी एक हुक रहता है जहां कंज्यूमर बोलते हैं जब हम अगर नवंबर दिसंबर में लेने वाला क्यों नहीं दिवाली में ले लें, त्योहार भी है
और मौका भी है और दस्तूर भी है। बिल्कुल नीलेश, एक बात तो कहना चाहूंगी, विजय सेल्स के कंज्यूमर्स निराश तो नहीं होते और तभी वो बार बार लगातार यहाँ आते हैं। थैंक यू। पैंडेमिक की जहां हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस काफी हद तक देखने को मिले थे और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, पहली बार ऐसा होगा 2 साल के बाद जहां पर आराम से लोग फेस्टिवल बाइंग करने बाहर निकलेंगे। ऐसे में डिमांड कंसर्न्स कितनी बढ़ती हुई है, या कैसे लग रहा है आपको कि डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ती दिखेगी? देखिए, हमारे लिए दिवाली का जो फेस्टिवल की डिमांड का जो एक मापदंड रहता है वो एक 15 अगस्त रहता है कि 15 अगस्त का सेल कैसा है, और दूसरा ओनम जो केरला में पहले आ जाता है। दोनों ही हम अगर मापदंड देखें बहुत खरे उतरे हैं। अच्छा, 15 अगस्त बहुत अच्छा हुआ। हाँ। ओनम का भी जो रिपोर्ट्स आई हैं बहुत अच्छी आई हैं, पॉजिटिव आई है। तो उसी हिसाब से हमें लग रहा है कि इस बार दिवाली चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको कमेंट्री हम सुनवा रहे हैं ताकि आपको इंडस्ट्री लीडर्स से एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या माहौल इस समय चल रहा है ये आइडिया मिलता रहे। 2 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा मैं ध्वनि के साथ। ध्वनि, मैक्स वेंचर्स का स्टॉक अगर आप देखें गिरे नहीं है टॉप से। लास्ट 1.5 साल में 75 वाला 150 हुआ, मैक्स वेंचर्स लेके आई है, और 142 का टॉप के बाद आज भी 8 रुपए नीचे अपने टॉप से। ऐसे कुछ स्टॉक्स की तरफ मैं नजर डाल रहा हूं जो टॉप से गिरे नहीं है। बाजार में हेडलाइन करेक्शन आ गया, त्राही हो गई, बट कहां गिरा है मैक्स वेंचर्स? शॉर्ट टर्म में अगर यहां से ट्रेड लेना हो, ठीक है, 153 का टॉप है और 140 का भाव है, क्या लग रहा है चार्ट्स पे? आज इसका काफी एक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। नीचे इसने ब्रेकआउट, एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन देख के जो ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इसके नीचे की तरफ के हमें लेवल्स वापस से देखने को नहीं मिले हैं। ऊपर की तरफ में यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो करंट लेवल से भी इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्पेसिफिकली आज की जो कैंडल हम देख रहे हैं, इस कैंडल ने ऑलरेडी एक प्रीवियस डे की कैंडल के रेंज को तोड़ा हुआ है आज के दिन में। तो इसमें डेफिनेटली यहाँ से एक बाइंग का जो सेटअप है वो बनता है। और ऊपर की तरफ में जो फर्स्ट टारगेट है तो 150 के तो टारगेट्स हम यहाँ पे लेके चलेंगे ऑन अ सेफर साइड के वो अचीव होंगे। बट उसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 155 के ऊपर भी एक और अपसाइड रैली मिलेगी। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप इसमें 133.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। उसके बाद स्ट्रक्चर में थोड़ी सी वीकनेस दिख सकती है, बट जब तक वो नहीं क्रॉस होता है नीचे की तरफ में, तो डेफिनेटली इसमें एक अपवर्ड का जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये मैक्स वेंचर्स पर ये वेल स्पॉटेड एक स्टॉक था। ऐसे एक और स्टॉक बताना चाहूंगा बिल्कुल, व्हाई नॉट, और वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। धनी, जी एंटरटेनमेंट देखिए टॉप से कितना गिरा है, इस समय डेज हाई पे ये। इसको भी देखिए जरा, हमारे लिए ट्रेड करके बताइए, क्योंकि एक तरफ बाजार में ये भी व्यू है कि जो स्टॉक स्ट्रांग है, जो 2-2.5%, 5% ज्यादा गिर नहीं रहे, जब बाजार बॉटम होगा तो फर्राटे की दौड़ लगा देंगे। इसका 6 महीने का ग्राफ लिखे है डॉक्टर साहब, बताना चाहूंगा मैं कि टॉप से किस एक्सटेंट ऑफ फॉल आया। एक बार 6 महीने का लंबा ग्राफ, और ध्वनि से हम समझते हैं 300 वाला 260, और ये भी 306 महीने पहले था मार्च में। रीसेंट, अभी एक 3 महीने का ग्राफ लिखाई है, रीसेंट हाई है इसका 280 के आसपास वाला, हाँ 280, और अभी भी 260 पे गिरा ही नहीं। धनी, यहां से ट्रेड बनता है क्या? इसके अंदर जैसे आपने चार्ट की बात करी, तो मैं भी एक फॉर्मेशन यहाँ पे जो बन रहा है उसको हाईलाइट करना चाहूंगी कि नीचे की तरफ इसका जो एक रेंज बना था, उसके बाद हमें बहुत ही वॉलेटाइल इसमें 2 कैंडल्स का मूव मिला है। उसके बाद के जो टॉप से हम नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इसके अंदर हमें 19 अगस्त को इसके अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद हम देख रहे हैं तो स्टॉक में मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। अदरवाइज अपवर्ड की जो एक ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे बनती है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहा है, एवरेजेस के ऊपर भी चल रहा है। 50 पीरियड की एवरेज के ऊपर आज ही स्टॉक अच्छी खासी हमें क्लोजिंग भी दे रहा है। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली लेवल ध्यान में रखना रहेगा तो अब 280 का लेवल है, उसके ऊपर इसके अंदर जो मोमेंटम बनते दिख रहा है तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनते दिख रहा है। ऊपर फर्स्ट इसके जो टारगेट्स हमें मिलते हैं तो 350 तक के फर्स्ट टारगेट्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मोमेंटम जो इसके अंदर प्ले करना रहेगा तो 280 के ऊपर का मोमेंटम बहुत ही बढ़िया दिखेगा। और राइट, ठीक है, तो ये तो 2 स्टॉक्स हुए जो स्पॉट हुए और जिन पर टेक्निकल चेक भी हमने लिया। लेकिन एक और खबर आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि देश में सोलर मॉड्यूल की कमी के कारण सरकार
सोर्सिंग के नियमों में ढील दे सकती है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको याद होगा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े काउंटर में अच्छी खासी मूवमेंट भी थी, तो इस खबर को जरा एक बार सुनते हैं, फिर इस किन स्टॉक्स पर इसका रिएक्शन हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। प्रकाश बताएं। देखिए, सरकार जल्द ही सोलर मॉडल्स के मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो मौजूदा नियम है उसमें ढील देने पर फैसला कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और अगले हफ्ते तक इस पर फैसला किया जा सकता है। मसलन ये कि अगर कंपनियों को मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट में ढील दी जाती है तो उन्हें इस बात की आज़ादी होगी कि वो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अलावा भी कहीं से भी सोलर मॉडल्स का प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं, वो इंपोर्ट भी कर सकती हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है। हालांकि ये रिलैक्सेशन तब कंपनियों को मिलेगी अगर सरकार को इस बात की जानकारी मिलती है कि डोमेस्टिक मार्केट में सोलर मॉडल्स की शॉर्टेज की स्थिति है। इसके लिए सरकार एक इन्वेस्टिगेशन भी करा रही है ताकि सप्लाई डिमांड की जो मौजूदा स्थिति है उसका सही पता चले और उसी आधार पर ये रिलैक्सेशन जो है वो कंपनियों को दी जाएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो अंतिम दौर में है और सरकार इसके आधार पर अगले 4-5 दिन के अंदर फैसला ले सकती है। इस मसले पर सरकार ने सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ भी और मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी अलग अलग बैठकें की हैं और जो मौजूदा सप्लाई और डिमांड की जो स्थिति है उस पर चर्चा की है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करा रही है। उसी के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है क्योंकि डेवलपर्स ने ये भी कहा है कि पिछले कुछ समय से जो सोलर मॉडल्स हैं उनकी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट के ऊपर इससे काफ़ी नकारात्मक असर हो रहा है। इस बात को भी एग्जामिन किया जा रहा है। इंडस्ट्री ने सरकार को इस बात की भी जानकारी दी है कि कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से और सोलर मॉडल्स के सप्लाई कॉन्स्टेंट की वजह से करीब 25,000 मेगावाट से भी ज़्यादा के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके कंप्लीशन में देरी हो सकती है। लिहाजा उन्होंने सरकार से तुरंत राहत की मांग की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब इस पर फैसले लेती है। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक खबर प्रकाश की तरफ से आते हुए कुछ स्टॉक्स पर इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश, इनसे जो डायरेक्ट जो इन स्टॉक्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है वो अदानी ग्रीन, टाटा पावर जैसे स्टॉक रहेंगे, स्टर्लिंग एंड विल्सन स्टॉक जैसे स्टॉक रहेंगे। टाटा पावर जैसे स्टॉक को आप देखें, पावर सेक्टर में इनफैक्ट आज भी आप देखें तो कोई बड़ी गिरावट नहीं आई थी। क्या होगा आपका व्यू इस पर? टाटा पावर आपको कैसा चार्ट्स पर दिख रहा है? तो थर्ड वीक पे जहाँ थोड़ा सा करेक्शन हम टाटा पावर के स्टॉक में होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में करेक्शन हुआ करीब 250 के जोन से ये स्टॉक में अब करेक्शन थर्ड कंसेक्यूटिव वीक में एक्सटेंड होते हुए दिखा है। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो अभी भी स्टॉक में मंथली सेटअप के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो जो ब्रेकआउट हुए थे इसमें 210 के आसपास के वो लेवल को अभी भी होल्ड आउट किए हुए। तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये जो करेक्शन है ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए स्टॉक को लोअर साइड पे। अगर ये स्टॉक में 212 210 तक के भी लेवल आते तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखे करीब 202 के आसपास, वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया हमें लगता है कि काम करते हुए दिखेगा। और अपसाइड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में जो पहला रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस जो है स्टॉक का वो है करीब 228-230 के जोन में। वो लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक वापस इसका एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा और स्टॉक में 260 तक की भी अपसाइड आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकती। तो व्यू बुलिश ही है। डिप्स में बाय करने की सलाह है, 202 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये तो टाटा पावर पर डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी राजेश पालविया के। एक बार ध्वनि से भी समझते हैं। ध्वनि, स्टर्लिंग एंड विल्सन जिन दिनों में खबर थी पिछले हफ्ते हमने इस पे स्टॉक पर रिएक्शन भी अच्छा देखा था। स्टॉक ने लगभग 8 से 10% की मूव दे दी थी। अब आज भी आप देखें ऐसे बाजार में ये स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं। क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए स्टॉक में? कैसे देख रही हैं आप चार्ट्स? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम SW सोलार को देख रहे हैं तो स्टॉक का एक ब्रेकआउट हमें मिला था 315 के लेवल के पास। उसके बाद हमने ऑलरेडी एक वॉलेटाइल अपमूव देख चुका है, जिसके बाद वापस से अभी हम पिछली सेशन में देखें तो एक करेक्शन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। बट अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 310 या 315 का जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लेवल बनाया था उसके नीचे हम यहाँ पे मूव नहीं कर रहे हैं। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है 310 के पास और वहां से हम इसमें वापस से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मोमेंटम जो है वो अभी भी यहाँ पे अपसाइड का बना हुआ है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड बनता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे तो हम इसको एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलेंगे। 339 का है वो एक फर्स्ट टारगेट बनता है। उसके बाद क्लोजिंग पे इसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं और आगे के टारगेट्स डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है, ऑल राइट। तो ये स्टर्लिंग विल्सन पर एक व्यू रहा यहाँ ध्वनि का और साथ ही टाटा पावर। तो ये तो एक स्पेस रहा जिसे हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज, क्योंकि यहाँ पर पावर स्टॉक्स के लिए यहाँ पर खबर थी और बढ़ते आगे इन स्टॉक्स में हमने एक रिएक्शन भी दे लिया। लेकिन अब इस बीच एक बार फिर से मार्केट्स को देखें कि वहां किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली आज 17,000 को बचाने की ही पूरी कोशिश बाजार लगा भी हुआ है। अभी भी आप देखें तो आप 17,000 के तो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई मूव नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं दिख रही है या फिर बहुत बड़े पेस के साथ मार्केट में आपको मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी जबकि 250 पॉइंट नीचे है। इंडिया विक्स थोड़ा सा तो कूल ऑफ हुआ है राजेश, लेकिन अब भी 20 के ऊपर जब तक रहता है तो यहां पर शॉर्ट टर्म पेन तो रह सकती है। इस वक्त आप क्या पोजीशनिंग देख रहे हैं इंडेक्स के लिहाज से? क्योंकि हम अगर नीचे की पुट्स को देखें तो नीचे की पुट्स तो आपको 16,200, 16,450, 550 सभी पर अब एक्शन दिख रहा है। तो प्रियंका जी देखिए, मेजर ड्रैगर जो रहा है आज मार्केट में वो बैंक निफ्टी के चलते ही मेजर प्रेशर मार्केट में बनते हुए दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर है। अदरवाइज अगर देखें तो निफ्टी अभी भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से निफ्टी में पुट राइटर्स 16,900, 17,000, इवन 16,800 की स्ट्राइक पे अभी भी एग्रेसिव है, तो वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल को डिफेंड करने की मार्केट बिल्कुल कोशिश करते हुए दिख रहा है। जरूर डेटा देखना होगा 17,100 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते कि नहीं, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि 17,100 के लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस करेगी तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। काफी सेक्टर्स में, काफी स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो हमें लगता है कि निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। 16,900 से लेकर 17,250 ये एक रेंज हमें लगता है कंसोलिडेशन की रहेगी। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे तो ही फ्रेश डायरेक्शनल ट्रेड अब यहाँ पे हम लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक ही फोकस कर रहे हैं और स्टॉक पे ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर है, वहां पे 39,200 ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होंगे हमें लगता है थोड़ा सा ये प्रेशर को और कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है मार्केट में। तो 39,200 हमारा लेवल है जहाँ पे हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होगी बैंक निफ्टी, तभी वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट होते हुए दिखेगा। तो बाजार में अभी तो फिलहाल आपको बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन इस वक्त किन स्टॉक्स में एक्शन है उसकी वो खबर अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी। लेकिन अगर आप बीएससी के इस वक्त टॉप 100 काउंटर्स की बात करें तो उसमें टॉप काउंटर्स जो है वो गैस काउंटर्स ही हैं। आईजीएल लगभग 4.5% की तेजी वहां दिख रही है। कुछ दूसरे काउंटर्स में आपको इंडस टावर भी दिख रहा है, वहां पर 1.5% की मजबूती है। पावर ग्रिड, क्योंकि यहाँ पर जब खंडन आया, डिनायल आया पावर मिनिस्ट्री का, आरईसी में पीएफसी का स्टेक पावर ग्रिड नहीं खरीदेगी और उसके बाद से कल से ही आप देख रहे हैं कि वहां पर एक मूव थी। लेकिन इंडस टावर के काउंटर में आज सुबह से मोमेंटम बना हुआ है और सस्टेन्ड भी है। इसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स हैं वो मैरिको, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर, तो कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स जो है एफएमसीजी हो, फार्मा हो, वो अभी भी डिफेंसिव बेट्स की तरह पे ही दिख रहे हैं। क्या इंडस टावर की ये मूव जो दिन भर सस्टेन हुई है, क्या ये एक बीटीएसटी ट्रेड भी है ध्वनि? इसे अगर कैरी करके कोई जाना चाहे, चार्ट पे कैसा दिख रहा है स्टॉक? इंडस टावर को मैं अभी फिलहाल एक बीटीएसटी ट्रेड की तरह पे नहीं देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी एक डाउनवर्ड जो है इसकी मूव चल रही है और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो ब्रेकआउट लेवल 193 के पास बना था। आज के दिन में भी हम उस 193 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक बुलिश साइड का सेटअप नहीं बन रहा है। इसमें अभी भी थोड़ा सा और नीचे एक डाउन साइड के लेवल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 180 से 182 के लेवल्स तक भी ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। ओके, ठीक है। इस बीच इंडस टावर को तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं देखते, यानी अगर आपको यहाँ गेन्स हो रहे हैं तो आप इस पे एक बार के लिए एग्जिट कर लें। लेकिन इस बीच एक और खबर जो मेघना हमारे लेकर आई है, क्योंकि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार के पास लगभग जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो 65,000 करोड़ में से लगभग उन्होंने 24,500 करोड़ का टारगेट जो है डिसइन्वेस्टमेंट का उसे पूरा कर लिया है। पवन हंस डील कैंसिल हो चुकी है, बीपीसीएल की बोली आपको याद है रद्द हो गई होगी। किस तरह की और डिटेल्स निकल कर आ रही हैं डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को लेकर? एक बार ये डिटेल्स मेघना से समझ लेते हैं। मेघना बताएं।
जी, डिसइन्वेस्टमेंट का जो इस साल का टारगेट है हम जानते हैं कि ₹65,000 करोड़ है और अभी तक अगर देखें जो 2 मेजर ट्रांजैक्शंस दीपम ने कंप्लीट किए हैं इस साल, वो ONGC OFS और LIC IPO, जो टोटल अभी तक जो प्रोसीड्स डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आए हैं वो 24,500 करोड़ 24,500 करोड़ के लगभग हैं। तो अभी भी काफ़ी ग्राउंड कवर करना दीपम को बचा है इस साल केवल 6 महीने में। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है कि क्या इस साल दीपम अपना टारगेट कंप्लीट कर पाती है या नहीं, बिकॉज लास्ट ईयर का भी देखें हम तो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मिस हुआ था। इस साल अगर देखें तो IDBI बैंक के जो EOIs हैं वो शॉर्टली आने वाले हैं, लेकिन जो एंड टू एंड कट रहेगा कि क्या उसके प्रोसीड इस साल आ पाते हैं कि नहीं, जो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कॉनकोर का अगर देखें तो लैंड लीज पॉलिसी हालांकि आ चुकी है, लेकिन इस साल तो उसका कंप्लीट होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। पवन हंस जो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका था, पर चूंकि विनिंग बिडर के ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस थे उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर, तो वो भी ड्रॉप कर दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक एक ट्रांजैक्शन है जिसका रेजिडुअल स्टेक